नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने कुछ बेसिक्स देखा था, फैराडेज लॉ देखा था, लेंज लॉ देखा था, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में एनालॉजीज देखे थे, कंपैरिजन किया था और बेसिक अब तक समझ लिए थे हमने कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या बेसिक स्टडी करना है। ठीक है, अब आइए आज हम प्रॉपर यूनिट बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक, क्या होता है ट्रांसफार्मर? सबसे पहले ये है, ट्रांसफार्मर एक तरीके का डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस। हर जगह डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस का मतलब ये होता है कि जो डिवाइस जो वर्क करती है उसमें कोई भी रोटेशनल पार्ट नहीं रहता है। जैसे हमारा मोटर है, जैसे हमारा जनरेटर है, तो उसके अंदर रोटेशनल पार्ट्स रहते हैं। जैसे हमारा फैन है, मोटर है, ठीक, तो फैन के अंदर रोटेशनल पार्ट रहता है, रोटर रहता है, स्टेटर रहता है। आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर कोई रोटेशनल पार्ट ना हो, वो पार्ट स्थिर रखा हुआ है और उसकी जो वर्किंग है, जिस काम के लिए बना है वो कर रहा है। ठीक, क्या काम के लिए बना है, क्या कर रहा है, आइए हम उसको देखते हैं। ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। ठीक, तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग है टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेजेस। या तो स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाना, या स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम करना। ठीक है, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्या रीजन है? देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि 3 तरीके से वर्किंग होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सबसे पहले एनर्जी का जनरेशन होता है, फिर एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है और फिर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें 2 ही पैरामीटर होते हैं तीनों स्टेप में, एक वोल्टेज एंड करंट। 2 ही पैरामीटर इस दौरान में बदलते हैं। क्या कांस्टेंट रहता है? पावर। पावर बराबर हमने पढ़ा है वोल्टेज इंटू करंट। जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम होता है, जब वोल्टेज बढ़ेगा करंट कम होगा तो भी क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पावर कांस्टेंट होगा। या वोल्टेज कमेगा और करंट बढ़ेगा तो भी हमारा पावर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तीनों प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा? पावर। बिजली यहाँ पैदा होगा, बिजली यहाँ पे हम भेजेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन इंड का मतलब है बिजली हम यहाँ से अपने घरों में लेंगे। लास्ट इंड जो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर घर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है। ठीक, अब जो भी हमारे पावर सिस्टम में पावर जनरेट होता है वो क्या जनरेट होता है? वोल्टेज। क्या जनरेट होता है? वोल्टेज। वोल्टेज की वजह से क्या होता है? करंट। सबसे पहले क्या होता है? वोल्टेज। किसकी मदद से? जनरेटर की मदद से, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। आगे जाके 4th यूनिट में थोड़ा पढ़ना भी है। सिंक्रोनस जनरेटर की मदद से क्या जनरेट होता है? वोल्टेज। और हमें पता है वोल्टेज से क्या आता है? करंट। ठीक, कितना वोल्टेज हम जनरेट करते हैं? हम इंडिया में 11,000 वोल्ट जनरेट करते हैं। कितना? 11,000 वोल्ट जनरेट करते हैं इंडिया में जनरेशन पे। फिर जहाँ पे जनरेट होता है, कहाँ पे जनरेट होता है? जहाँ पे हमारा कोयला ज़्यादा है, जहाँ पे कोयले की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, हाइड्रो पावर प्लांट। जहाँ पे कोयले की अवेलेबिलिटी है तो थर्मल पावर प्लांट होता है। क्यों वहीं पे बनाते हैं? क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचे। तो जहाँ भी पावर जनरेट होता है वहाँ कितने पावर जनरेट होता है? 11,000 वोल्ट से। वहीं पे जनरेशन के पास ही एक सब स्टेशन बना होता है जो कि इस 11,000 वोल्ट को ट्रांसफार्मर की मदद से तकरीबन, अगर 11 kV है तो इसको 220 kV में, या 440 kV, या 765 kV, इतने तक में स्टेप अप करता है। 11 kV को 220 kV में
11,000 को 2,20,000 में या 4,40,000 में या 7,65,000 में हम बढ़ाते हैं वोल्टेज को। किसकी मदद से? ट्रांसफार्मर की मदद से। जहाँ पे जनरेशन होता है वहीं पे एक सब स्टेशन बना के ट्रांसफार्मर लगाते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे जब हम पहुँचते हैं तो इसी वोल्टेज को हम कम करके कितना कर देते हैं? फिर से 11,000 कर देते हैं। 11 kV, 11,000 वोल्ट बोलो या 11 kV वोल्ट। 1,000 में 10 के पावर 3 में K होता है। ठीक, यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज हुआ? स्टेप अप। यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज हुआ? स्टेप अप। यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज हुआ? स्टेप डाउन। ठीक है। अब बहुत लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि हम क्यों इसको बढ़ाएं फिर घटाएं, चीज़ तो वही का वही रह गया। 11,000 था, 11,000 पहुंच गया। हमारे घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो 11,000 वोल्ट के को 440 में बदलते हैं। फिर 440 से हम अपने घर में 200 वोल्ट लेते हैं 3 फेज से, फेज न्यूट्रल को जोड़ के। इतना आइडिया सबको होगा बिजली में। जनरेट हम किए 11,000 पे, कई 100 किलोमीटर चला इतने हाई वोल्टेज पे, और फिर जब हम पहुंचा तो 11,000 पे फिर हो गया। ये जो डिस्टेंस होता है ट्रांसमिशन का 100, 200, 400, 500 किलोमीटर तक होता है लोड इन पे पहुंचते पहुंचते। तो ऐसा इसलिए होता है कि पढ़े होंगे आप लोग, पावर लॉस इक्वल्स टू, बताए थे पहले यूनिट में, पावर इक्वल्स टू V²/R। पावर इक्वल्स टू क्या होता है? V²/R। या एक और फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू I²R। ठीक, तो जब हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, हम क्या बोलें कि पूरे लाइन में पावर क्या होगी? कांस्टेंट होगी। पावर लॉस है, जो पावर वो हो रहा है लॉस में जा रहा है। ओरिजिनल पावर जो जनरेट हुई थी जनरेटर से वो क्या हुई थी? वोल्टेज इनटू करंट। हम क्या कर दिए? बीच में वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दिए। जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दिए तो पावर कांस्टेंट करने के लिए करंट को हमको कम करना पड़ेगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा बराबर। दो क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन है, एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर दिए, अगर हमको आंसर सेम लाना तो एक क्वांटिटी कम करेंगे तभी दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। तो हम क्या कर देंगे? करंट को बहुत कम कर देंगे। मतलब इस दौरान में करंट क्या होगा हमारा? बहुत कम। तो करंट बहुत कम होगा तो पावर लॉस भी बहुत कम होगा। मतलब हमारा वोल्टेज बढ़ाने के पीछे एक ही रीजन है कि हम पावर लॉस को कम करना चाहते हैं। इस लेवल तक बस इतना पता होना चाहिए। ठीक, क्यों कम होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, तो उनको सब नॉलेज रहता है। ठीक, फिर हमको 11,000 करना है क्योंकि इतना हाई वोल्टेज हम उसको यूज में नहीं ला सकते, इसीलिए हम स्टेप डाउन कर से 11,000 करते हैं और एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, वो 11,000 को और 400 वोल्ट पे स्टेप डाउन कर देता है। ठीक, तो इस ट्रांसफार्मर का एक ही पर्पज है कि वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। टू स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो इंडिकेशन होता है इस तरीके से होता है, ये छोटा ये बड़ा क्वाइल। स्टेप डाउन का होता है पहले ज़्यादा फिर कम। अभी समझेंगे सारी चीज़ें। ठीक, तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर हो गए, एक स्टेप अप हो गया, एक स्टेप डाउन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन का सिलेबस में नहीं है कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, कोर होते हैं, सेल टाइप होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं उसमें, टैंक रहता है, क्या क्या चीज़ें रहता है, वाइंडिंग किस चीज़ें बनी होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट एक ही ट्यूब के सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में नहीं है, जो कभी नहीं आता, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ आता है वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इस ट्रांसफार्मर पता होना चाहिए और जो भी हम कराने जा रहे हैं वो पता होना चाहिए। ठीक, स्टैटिक डिवाइस क्यों बोलते हैं ये भी बता दी। अब देखिए, अब हमारे सबसे पहले आता है आइडियल ट्रांसफार्मर। इसी में हम ईएमएफ इक्वेशन भी डिराइव करेंगे, तो कोई जरूरत नहीं है।
आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को हम दो पार्ट में करके स्टडी करेंगे, एक आइडियल ट्रांसफार्मर और एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। एक आइडियल ट्रांसफार्मर और एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ठीक, दोनों स्टार्ट करने से पहले एक बार देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का हम किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं कोई भी चीज़ प्रूफ करने के लिए या डिराइव करने के लिए। और ट्रांसफार्मर का एक बार वर्किंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आइडियल और प्रैक्टिकल क्या होता है। ये हम क्या किए, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का जो बीच वाला पार्ट है, ये इसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। कोर क्या करता है? कोर की परमिएबिलिटी क्या होती है? कोर की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो परमिएबिलिटी हम बताए थे कि परमिएबिलिटी वो चीज़ होती है कि जिसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें से फ्लक्स हमारा अच्छे से पास होता है, कन्फाइंड एरिया में फ्लक्स हमारा पास होता है। तो कोर होता है। ट्रांसफार्मर में यहाँ पे एक वाइंडिंग करते हैं, एक कंडक्टर लेके इस तरीके से क्या किए, कनेक्ट कर दिए। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। इसको हम क्या बोल दिए? प्राइमरी वाइंडिंग। और इसमें जो अलग अलग कंडक्टर लेके लपेट दिए इसमें, इसको बोलते हैं टर्न्स। हम एज्यूम कर लिए कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1। कितने हैं? N1। उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंडरी साइड में इसमें भी हम कंडक्टर लेके लपेट दिए, उसका नाम हो गया N2। इसके और इसके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये जो कंडक्टर यहाँ लपेटे हैं, इसको हम सप्लाई से जोड़ दिए। यहाँ पे हम सप्लाई दे दिए वोल्टेज, और यहाँ पे हम क्या कर दिए? लोड दे दिए। इन दोनों कंडक्टर के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ते थे कि कहीं भी हमको पावर फ्लो कराना है या कहीं भी कोई चीज़ करंट फ्लो कराना है तो क्या होता था? डायरेक्ट कनेक्शन पढ़ते थे। बट हम ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर में जो हमारा पावर ट्रांसफ़र होगा वो डायरेक्ट कनेक्शन से नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफ़र दो तरीके से होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में या मैग्नेटिक सर्किट में। एक होता है पावर ट्रांसफ़र कंडक्शन की मदद से। कंडक्शन की मदद से मतलब जहाँ पावर ट्रांसफ़र है वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन वायर का होना चाहिए, तार का कनेक्शन होना चाहिए। अगर हमको यहाँ पे सप्लाई दिए हैं और यहाँ पे एक लोड है, हमको इस लोड में पावर भेजना है तो हमको डायरेक्ट तार से इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन एक पावर ट्रांसफ़र होता है और एक बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन। क्या होता है? बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन क्या होता है उसको समझेंगे। तो ट्रांसफार्मर में पावर कैसे ट्रांसफ़र होता है? बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन की मदद से। इंडक्शन में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो रफली समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर में क्या दिए? एक सप्लाई दिए। ट्रांसफार्मर में एक सप्लाई दिए V1। कौन सी सप्लाई देंगे? AC सप्लाई देंगे। ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क ऑन AC। ट्रांसफार्मर, ये सारी चीज़ें नोट्स में अवेलेबल रहेंगी। ऑलवेज वर्क्स ऑन AC सप्लाई। वर्किंग समझ लेते हैं, फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूरा डेरिवेशन करेंगे। ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सी सप्लाई दी है? AC सप्लाई दी है। ठीक, AC सप्लाई की वजह से, AC सप्लाई की वजह से कौन सा करंट होगा? AC करंट होगा। AC सप्लाई जब दिए तो AC सप्लाई की वजह से कौन सा करंट होगा? AC करंट होगा। AC सप्लाई का वेवफॉर्म कैसा होता है? साइनोसॉइडल होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। जब वोल्टेज का साइनोसॉइडल होगा तो करंट का भी कैसा होगा? साइनोसॉइडल होगा। ठीक, अभी हम क्या पढ़े थे कि करंट की वजह से क्या होता है? फ्लक्स होता है।
जो तार इसमें लपेटा गया है तो इसमें करंट बह रहा है, तो करंट की वजह से क्या हुआ, फ्लक्स हुआ। जब करंट इस तरीके से है, जब वोल्टेज इस तरीके से है तो करंट भी इस तरीके से हुआ, करंट की वजह से फ्लक्स हुआ, वो भी अल्टरनेटिंग हुआ। तो इस तरीके से होने से एक बार पॉजिटिव निगेटिव, ये फ्लक्स क्या करेगा, जिस कंडक्टर में बह रहा है करंट, इसी को क्या करेगा, फ्लक्स कट करेगा। करंट से जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो इस कंडक्टर को क्या किया, कट किया। इस कंडक्टर को क्या किया, कट किया। ठीक, जब फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा, सबसे पहले क्या हुआ, वोल्टेज, फिर वोल्टेज की मदद से क्या हुआ, करंट की मदद से क्या हुआ, फ्लक्स। और ये जो मटेरियल है ट्रांसफार्मर का, इसी को हम बोलते हैं कोर, जो कि होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है कि इस फ्लक्स को इसी पर्टिकुलर एरिया में फ्लो कराने का काम करता है। जब यहाँ पे फ्लक्स इसमें जनरेट हुआ करंट की वजह से, तो फ्लो करने का जगह रास्ता खोजेगा। तो ये हम रास्ता दिए हैं इसको। इसकी परमिएबिलिटी जो म्यू होती है वो हाई होती है। परमिएबिलिटी हाई होने का मतलब कि फ्लक्स इसी में से पास करेगा, इधर उधर एयर से पास नहीं करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो शॉर्ट सर्किट पाथ होता है वो बस करंट को उसी एरिया में वो फ्लो कराता है जिसमें क्या होता है, हमारा रेसिस्टेंस कम होता है। तो जिसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है उसका रिलक्टेंस कम होता है। तो हमारा फ्लक्स इसमें पास करने लगा। जब इस करंट की वजह से फ्लक्स हुआ तो वो फ्लक्स क्या हुआ, इस कंडक्टर को कट करेगा। तो फैराडेज के नियम से हम ये पढ़े थे कि जब भी फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करता है तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है, वोल्टेज या ईएमएफ। तो इसके अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसको कि हम नाम दे दिए E1। क्या नाम दिए, E1। ठीक, अब देखते हैं, ये फ्लक्स गया इस कंडक्टर में, यहां भी कंडक्टर बंधा हुआ है, इसको भी कट करेगा यही वाला फ्लक्स। यही जो फ्लक्स यहां से जनरेट हुआ था इसको भी कट करेगा। तो इसको कट करेगा तो यहां भी फैराडे के नियम से क्या बन जाएगा, ईएमएफ, जिसको कि हम नाम दे दिए E2। ठीक, ईएमएफ बन गया। और जब भी हम ये पढ़े हैं कि जब भी ईएमएफ किसी सर्किट में बना, अगर वहां पे सर्किट क्लोज है, लोड लगा हुआ है, तो उस लोड में करंट फ्लो होने लगेगा। बात समझ में आया? तो ये है ट्रांसफार्मर का वर्किंग। तो ये वोल्टेज कैसे बढ़ाया, कैसे घटाया? ऐसे बढ़ाया कि अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है, तो जब N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा होगी तो जो ईएमएफ यहाँ पे बना है वो E2 भी क्या होगा, E1 से ज़्यादा होगा। मतलब जो वोल्टेज यहाँ पे था वो वोल्टेज को क्या कर दिया, स्टेप अप, नंबर ऑफ टर्न की मदद से। अगर N1 ज़्यादा होगा तो E1 E2 से ज़्यादा होगा। अगर हमारा N1 अगर N2 से बड़ा होगा तो E1 जो है E2 से बड़ा होगा। इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में जो करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो कम को ज़्यादा में करता है स्टेप अप, और जो ज़्यादा को कम में करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर की बेसिक वर्किंग है। तो हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसफार्मर की बेसिक वर्किंग क्या है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं,
इस ईएमएफ को हम डिराइव करेंगे। एग्जाम में हमारे डायरेक्ट ईएमएफ इक्वेशन पूछता है, लेंज लॉ कैसे लगेगा इसमें, ये सारी चीज़ें हम अभी डिराइव करेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सिलेबस में दोनों पढ़ना है। उसके बाद इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे जो सीखे थे हम एसी एनालिसिस में। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे से पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर की वर्किंग देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर इसका डेरिवेशन करेंगे और जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी इसमें और भी हम ऐड ऑन करेंगे इसमें। ओके, थैंक यू।